हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 17 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ग्लोबल विंड डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 15 जून को पूरे विश्व भर में ग्लोबल विंड डे यानी कि वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा, 15 जून को मनाया जाता है। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो विंड एनर्जी होती है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिन मनाया जाता है। साथ ही विंड एनर्जी से जो वर्ल्ड में चेंजेस लाए जा सकते हैं, जो बदलाव लाए जा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 2007 में। तो 2007 में जब ये पहली बार मनाया गया था तब इसका नाम था विंड डे, लेकिन 2009 में इसका नाम बदल के ग्लोबल विंड डे कर दिया गया था। ठीक है, फिर जो दिन है इसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 16 जून को पूरे विश्व भर में परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाया जाता है। तो रेमिटेंसेस पहले जानिए क्या होता है। तो बाहर जो माइग्रेंट्स काम कर रहे हैं विदेशों में, वो अपने घर पे जब पैसे भेजते हैं इसे कहा जाता है रेमिटेंस, यानी विदेश से भेजे जाने वाला पैसा। तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो लोग बाहर काम कर रहे हैं और जो पैसे भेजते हैं रेमिटेंस के रूप में, इन्हीं लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 16 जून को हर साल। तो प्रेजेंट में डेटा के अनुसार लगभग 200 मिलियन माइग्रेंट वर्कर हैं, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, और ये 800 मिलियन से भी ज़्यादा फैमिलीज़ का पालन पोषण कर रहे हैं बाहर से पैसे भेज के। इस दिन को सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 16 जून 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड टू यूएनएससी फॉर द 2022-23 टर्म। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022-23 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के लिए नहीं चुना गया है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कई बार एग्जाम में से घुमा के क्वेश्चन पूछता है। एक तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसे चुना गया है यूएनएससी में, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसे नहीं चुना गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, ब्राज़ील, यूएई, अल्बानिया और इंडिया। और क्वेश्चन में पूछा गया है 2022 और 23 टर्म के लिए किसे नहीं चुना गया है। तो ब्राज़ील को चुना गया है, यूएई को चुना गया है, अल्बानिया को चुना गया है और भारत को नहीं चुना गया है। भारत को पिछले साल ही चुन लिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया को 2022-23 टर्म के लिए नहीं चुना गया है। तो 3 कंट्री तो आपको पता चल गई, ब्राज़ील, यूएई और अल्बानिया। इसके अलावा गैबोन और घाना, टोटल ये 5 कंट्रीज़ को 2022-23 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी में चुना गया है। इनका कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2022 से शुरू। इसके अलावा जिन्हें पिछले साल चुना गया था, इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे, इन्होंने यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपना कार्य शुरू किया है इस साल जनवरी 1 से। ठीक है, यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज बाय नाटो लीडर्स। नाटो नेताओं द्वारा किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया गया है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि नाटो लीडर्स समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो वहाँ पे जो चाइना है, याद रखिएगा, चाइना को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में डिक्लेयर किया गया है, यानी चाइना को वैश्विक सुरक्षा चुनौती के रूप में घोषित किया गया है। याद रखिएगा चाइना। तो चाइना को क्यों घोषित किया गया है ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में? तो नाटो लीडर्स का मानना है कि जो चाइना है, ये जो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, जो भी रूल्स और रेगुलेशन चल रहे हैं, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। जो भी इसके द्वारा कमिटमेंट दिए गए थे इसको पूरा नहीं कर रहा है। इस कारण से ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में रखा गया है चाइना को। नाटो लीडर्स ने चाइना से कहा है कि जो भी उन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट किए हैं चाइना ने, उनको वो रिस्पॉन्सिबल रहे उनकी तरफ और उनको पूरा करे और इंटरनेशनल सिस्टम के अंडर में रहे। तो जो नाटो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे एक और नाम से जाना जाता है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि 30 यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड यूएन ट्रेड फोरम ऑफ 2021। हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र व्यापार मंच 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में यूएन ट्रेड फोरम हुआ 2021 का, यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया पीयूष गोयल जी ने। याद रखिएगा, पीयूष गोयल जी ने रिप्रेजेंट किया है भारत को यहाँ पे।
और यहाँ पे संबोधित करते हुए पीयूष गोयल जी ने बताया कि जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ वाले देश हैं उनमें अगर पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन देखा जाए तो भारत में ये दर सबसे कम है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लेके चल रहा है 2030 तक 450 गीगावाट का, और ये चीज़ दर्शाती है कि 2030 के लिए जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, भारत इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है। और जो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड फोरम है, इसकी स्थापना की गई थी ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनको एक मंच मिले जहां पे ये ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकें कि किस तरह से विश्व के विकास में और जो सस्टेनेबल गोल रखे गए हैं इनको अचीव करने में ट्रेड अपना रोल प्ले कर सकता है। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय द एंड ऑफ 2021। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2021 के अंत में एक लकड़ी से बना हुआ यानी वुडन का बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। कहाँ से लॉन्च करेगी? ये लॉन्च करेगी न्यूजीलैंड से, ठीक है। और ये विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट होगा, याद रखेगा। सैटेलाइट का नाम इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट का नाम है वीज़ा वुडसैट, ठीक है, वीज़ा वुडसैट। और ये 2021 के अंत में लॉन्च किया जाएगा न्यूजीलैंड में जो माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स है वहाँ से। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च क्यों किया जा रहा है? तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये देखना चाहती है कि जो वुडन मटेरियल होते हैं इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से जो अलग अलग तरह के स्पेस के कंडीशन होते हैं जैसे कि हीट होता है, कोल्ड, वैक्यूम, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें झेल पाता है वुडन मटेरियल की नहीं। यही सारी चीज़ें चेक करने के लिए ये सैटेलाइट भेजी जा रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और यहाँ के CEO हैं जोहान डेटरिच वार्नर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द चैप्टर ऑफ इंडिया इन द यूनेस्को साइंस रिपोर्ट 2021। यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट 2021 में भारत का अध्याय किसने लिखा है? तो हाल ही में यूनेस्को साइंस रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है जो कि यूनेस्को के द्वारा हर 5 साल में प्रकाशित की जाती है। तो इसमें भारत का भी एक चैप्टर होता है और इस साल का जो चैप्टर है इसे लिखा है प्रोफेसर सुनील मनी ने, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोफेसर सुनील मनी ने यूनेस्को साइंस रिपोर्ट 2021 में भारत का अध्याय लिखा है। तो जो रिपोर्ट है इसका टाइटल देखिए, सबसे पहले इसका देखिए नाम क्या था। तो इसका नाम था रेस अगेंस्ट टाइम फॉर अ स्मार्टर डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट का नाम था। और ये रिपोर्ट हर 5 साल में प्रकाशित की जाती है यूनेस्को के द्वारा। और इसे प्रकाशित क्यों किया जाता है? तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का क्षेत्र है इसमें कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ये देखने के लिए, साथ ही इसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे सजेशन दिए जाते हैं, रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। इसी कारण से इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री अजोले। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड पावर फ्री CPAP डिवाइस नेम्ड जीवन वायु। किस संस्थान ने जीवन वायु नामक बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया है? तो अभी हाल ही में IIT रोपर ने भारत का स्वदेशी या भारत का पहला CPAP डिवाइस विकसित किया है जो कि पूरी तरह से बिजली मुक्त है, मतलब बिना बिजली के चल सकता है ये। और इसका नाम दिया गया है जीवन वायु, नाम जरूर याद रखिएगा, नाम दिया गया है जीवन वायु। तो CPAP होता क्या है? CPAP का मतलब होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। ये एक तरह का थेरेपी होता है जो कि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये डिवाइस दिखता है जिसका नाम है जीवन वायु और इसे डेवलप किया है IIT रोपर ने। तो बताया जा रहा है कि पर मिनट ये 60 लीटर तक का ऑक्सीजन फ्लो सपोर्ट कर सकता है और इसमें दोनों ही तरह की ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जा सकती हैं, चाहे वो O2 सिलेंडर वाली ऑक्सीजन हो, चाहे जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन आती है वो वाली ऑक्सीजन हो। तो दोनों तरह की ये ऑक्सीजन जनरेट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, याद रखेगा, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो ये है क्या अभियान? तो लोगों को कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के युवाओं के हेल्प से जो कोरोना है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो यहाँ पे टीचर और लगभग 16 लाख स्टूडेंट हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज या हायर और टेक्निकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कोविड फ्रेंडली बिहेवियर के लिए और वैक्सीनेशन के बारे में। बाद में यहीं लोग घर घर जाके जो जनता हैं उनको बताएंगे कि कोविड को कैसे समाप्त करना है, वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, कोविड को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये अभियान चलाया गया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान।
गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट मिथुना संक्रांति फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। मिथुन संक्रांति उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में मनाया जाता है मिथुना संक्रांति फेस्टिवल, यानी कि मिथुन संक्रांति उत्सव। इस उत्सव का एक और नाम है, ये है राजा पर्व। ठीक है, राजा पर्व या मिथुना संक्रांति, ये जो त्यौहार है उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये है क्या? तो ये त्यौहार एक एनुअल फेस्टिवल है, यानी हर साल मनाया जाता है नए एग्रीकल्चर ईयर के स्वागत में। मतलब एक तरह से ये इंडिकेशन है कि जो समर का सीज़न है ये समाप्त हो चुका है और मानसून बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो मानसून के अराइवल को सेलिब्रेट करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। और मानसून के आने के साथ ही जो वहाँ की सॉइल होती है वो कल्टीवेशन और प्रोडक्टिविटी यानी खेती के लिए तैयार हो जाती है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द COAI चेयरमैन फॉर 2021-22। 2021-22 के लिए COAI के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो अजय पुरी जी, जो कि भारती एयरटेल के CEO हैं, इन्हें हाल ही में COAI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है 2021-22 के लिए। COAI है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और यहीं के अध्यक्ष बने हैं अजय पुरी जी। COAI का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना थी 1995 में, और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं SP कोचर, और चेयरमैन बन गए हैं अजय पुरी जी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मई 2021। मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये नया अवार्ड शुरू किया गया था इस साल, और हर महीने एक फीमेल और एक मेल प्लेयर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना जाता है। तो अभी हाल ही में मई के लिए भी प्लेयर चुने गए हैं। मेंस प्लेयर में बात करें तो बांग्लादेश के मुशफिकर रहीम को चुना गया है, इन्हें दिया गया है ICC मेल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। और फीमेल में बात करें तो कैथरीन ब्राइस, ये स्कॉटलैंड की हैं, कैथरीन ब्राइस को ICC फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये अवार्ड इन्हें मई के लिए दिए गए हैं। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। मेंबर्स की बात करते हैं तो 104 मेंबर हैं, चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, और CEO हैं मनु शानी। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप डीकमीशन्ड रिसेंटली। हाल ही में सेवा मुक्त किए गए भारत के सबसे पुराने जल सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा 5 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए आपको PDF की लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।